उत्तराखंड और फौजियों का रिलेशन आपको पता ही है। कभी हर साल लगभग 9,000 लड़के उत्तराखंड से इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ करते थे। कहते हैं कि भारतीय सेना का हर 100वां जवान उत्तराखंड से ही है। लगभग हर महीने उत्तराखंड का एक जवान बॉर्डर पर देश के लिए शहीद होता है। 10वीं और 12वीं पास करने के बाद हर दूसरा लड़का उत्तराखंड का ये कहता था कि अब वो फौज में जाएगा। आर्मी के लिए पहाड़ के लड़कों का पैशन इतना ज्यादा था कि न वो दिन देखते थे न रात, उबड़ खाबड़ पहाड़ों पर दौड़कर भर्ती की तैयारी किया करते थे। लेकिन क्या आर्मी के लिए पहाड़ के लड़कों के मन में वो पैशन अभी भी है? क्या अब अग्निवीर बनने के बाद वो अपने फ्यूचर को लेकर के टेंशन में रहते हैं? क्या अग्निवीर का इम्पैक्ट पहाड़ पर बहुत ज्यादा पड़ा है? और क्या है वो फैसला जो उत्तराखंड की सरकार अग्निवीरों के लिए ले सकती है? इन सब बातों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। ये वीडियो आप और हमसे जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट तो आप कर ही देते हैं। साल 2020 में छपा ये आर्टिकल कहता है कि देश की सुरक्षा करने वाला हर 100वां जवान उत्तराखंड से है। इंडियन आर्मी के साथ उत्तराखंड का प्राइड जुड़ा हुआ है। देश में उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के नाम से तो होती ही है, लेकिन लोगों को यह भी पता है कि इस छोटे से स्टेट के लड़कों का पैशन आर्मी के लिए कितना ज्यादा है। 2020 के इसी आर्टिकल के हिसाब से उत्तराखंड में 1,69,519 पूर्व सैनिकों के साथ ही करीब 72,000 सेवारत सैनिक हैं, जबकि यह आंकड़ा 4 साल पुराना है, यानी कि उसके बाद यह आंकड़ा और भी ज्यादा बड़ा होगा। पहाड़ के लड़के सिर्फ सेना में जाने में ही सबसे आगे नहीं है, बल्कि वक्त आने पर अपना बलिदान देने में भी नहीं हिचकते। हाल ही में कुछ दिन पहले कठुआ टेररिस्ट अटैक में हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। कठुआ में 5 जवानों के बलिदान के बाद ही छपा ये आर्टिकल बताता है कि उत्तराखंड से औसतन यानी कि एवरेज हर महीने एक जवान देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देता है। जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से लेकर अब तक 24 सालों में उत्तराखंड से 354 जवान अलग अलग इंसिडेंट में अपना बलिदान दे चुके हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट में पिंडर घाटी का एक गांव है जिसका नाम है सवाड़ गांव। इस गांव को सैनिकों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं क्यों? लगभग 1,000 की आबादी वाले इस गांव में 350 पूर्व सैनिक रहते हैं। 150 सैनिक अभी भी सेना में काम कर रहे हैं, अर्धसैनिक बलों में ड्यूटी दे रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर करीब 42 शहीदों की पत्नियां भी है। अकेले सवाड़ गांव से ही दूसरे विश्व युद्ध में 22 सैनिकों ने भाग लिया था। इसके अलावा न जाने और कितने ही गांव उत्तराखंड में ऐसे होंगे जहां से लड़के सेना में जाया करते थे। अब सवाल यह है कि मैंने इतनी सारी बातें आपको पहले क्यों बता दी? दरअसल इसका सीधा सीधा लिंक अब अग्निपथ स्कीम से समझिए। 2022 में भारत सरकार अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस करती है। स्कीम आर्मी में भर्ती होने का प्रोसेस और सर्विस करने का तरीका पूरी तरह से बदल देती है। अग्निपथ स्कीम से पहले आर्मी में जाना देश सेवा के साथ साथ फाइनेंशियल हिसाब से भी सिक्योर जॉब मानी जाती थी। आपको कम से कम 17 साल तक सेना में सेवा देनी होती थी, जिसके बाद आप रिटायरमेंट ले सकते थे। जब तक आप सर्विस में रहते हैं तब तक आपको प्रमोशन, सैलरी, कैंटीन जैसी फैसिलिटीज मिलती रहती थी और रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिल जाती थी। लेकिन अग्निपथ स्कीम ने आर्मी में भर्ती होने वालों को अग्निवीर नाम दे दिया। इस स्कीम के तहत एक अग्निवीर 4 साल तक देश की सर्विस करेगा, जिसके बाद 75% अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी और 25% अग्निवीरों को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। यह भी कहा गया कि हर साल करीब 45 से 50,000 अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। अब अग्निवीर की सैलरी और फंड कितने हैं वो जानने से पहले आप ये समझिए कि आखिर सरकार अग्निवीर योजना को क्यों लाई। ये माना गया कि भारतीय सेना के जवानों की औसत उम्र यानी कि एवरेज एज को कम करने के लिए इस योजना को लाया गया। यही सबसे बड़ा कारण था। सेना को यंग ट्रूप्स चाहिए, न कि उम्र दराज लोग। भारतीय सेना की एवरेज एज आज करीब 32 साल की है, लेकिन अग्निपथ स्कीम लाने से ये एवरेज एज करीब 26 साल तक की हो जाएगी, क्योंकि एक अग्निवीर 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में भर्ती हो जाता है और लगभग 24 से 27 साल में उसकी सेवा समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि यंग सैनिकों के साथ साथ क्या सेना को एक्सपीरियंस और वेल ट्रेन्ड फौजियों की जरूरत नहीं है? कुछ पूर्व सैनिकों का यह भी मानना है कि अग्निवीर की ट्रेनिंग बहुत कम समय में होती है, जबकि आज की मॉडर्न सेनाओं में मॉडर्न वेपन्स को चलाने के लिए आपको वेल ट्रेन्ड होना पड़ेगा। जबकि अग्निपथ से पहले जो ट्रेनिंग हुआ करती थी वो लगभग 3 साल की होती थी, यानी कि जितने समय में पहले एक फौजी की सिर्फ ट्रेनिंग होती थी उतने ही समय में अब अग्निवीर सर्विस करके वापस घर भी लौट जाएगा। दूसरा एक बड़ा कारण खर्च में कटौती करना भी था। भारतीय सेना के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पेंशन और सैनिकों को मेंटेन करने में चला जाता था। अब अग्निपथ के बाद ये माना जा रहा है कि इससे खर्चे में भी कटौती की जा सकती है। लेकिन फिर कई युवाओं का सवाल ये भी उठता है कि ये नियम नेताओं पर क्यों अप्लाई नहीं होता जिनकी सैलरी, भत्ते और पेंशन इतनी ज्यादा होती है। एक अग्निवीर को पहले साल 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, जिसमें 9,000 उसके फंड के लिए कट जाएंगे। इस फंड में उतना ही अमाउंट यानी कि 9,000 रुपए भारत सरकार भी डालेगी और इन हैंड सैलरी पहले साल एक अग्निवीर को 21,000 रुपए मिलेगी। दूसरे साल 33,000 सैलरी, जिसमें इन हैंड आएगी 23,100 रुपए, जबकि 9,900 कट जाएंगे। तीसरे साल 36,500 सैलरी होगी, जिसमें से इन हैंड 25,580,
चौथे साल 40,000 सैलरी में से एक अग्निवीर को इन हैंड सैलरी 28,000 आएगी। 4 साल की सेवा समाप्त होने पर एक अग्निवीर का टोटल फंड जो उसकी सैलरी से कटा होगा वो होगा 5,02,000 रुपए और इतना ही फंड भारत सरकार इसमें मिलाएगी। कुल मिलाकर के 11,71,000 के रूप में एक अग्निवीर को 4 साल की सेवा के बाद एक सेवा निधि पैकेज मिलेगा। अग्निवीर की मासिक सैलरी पहले की तरह भर्ती होने वाले सैनिकों से कम जरूर है। एक और बड़ी बात यह भी है कि यह स्कीम सिर्फ पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक के लिए ही है, यानी कि सेना में अधिकारी लेवल के लिए इस स्कीम का कोई महत्व नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि अग्निवीर 4 साल के बाद आखिर क्या करेंगे। हालांकि सरकार का यह कहना है कि अग्निवीर की सेवा समाप्ति के बाद उनके लिए दूसरे विभागों में आरक्षण का प्रावधान भी किया जा सकता है। देखिए, इस पर डिबेट बहुत है कि अग्निवीर योजना ठीक है या ठीक नहीं है। सरकार इसे ठीक कहती है जबकि विपक्ष इसे खराब कहता है। जब अग्निवीर योजना लॉन्च हुई तब यूपी, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में इसका भारी विरोध भी देखने को मिला। ये वो राज्य है जहां से सेना में जाने वाले लड़कों की संख्या ज्यादा है। उत्तराखंड भी इन्हीं में से एक है। फौज और फौजी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण जरिया हमेशा ही फौज रही है। इससे पिछली सरकार में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 17 मार्च 2023 को लोकसभा में दी गई एक सूचना में यह बताया था कि उत्तराखंड में रक्षा पेंशनरों की संख्या 1,64,479 है। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड की जनसंख्या में पूर्व सैनिकों का प्रतिशत 1.63 है। द वायर में छपे इस आर्टिकल के मुताबिक उत्तराखंड सरकार के सैनिक कल्याण निदेशालय की वेबसाइट के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या का 10% हिस्सा सेवारत या फिर सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों का है। गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट ये आजीविका का प्रमुख स्रोत रहे हैं। एक लड़का फौज में जाकर के अपने परिवार का पालन पोषण करता है, घर बनाता है, नौकरी के बाद उसे पेंशन की सुविधा रहती थी, लेकिन अग्निपथ स्कीम का सीधा असर लाखों युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि रिपोर्ट्स ये तक कहती हैं कि अग्निपथ स्कीम के बाद अब पहाड़ के लड़कों को रिश्ते मिलने भी काफी मुश्किल हो गए हैं। पहले सेना में होना इस बात की भी गारंटी हुआ करती थी कि लड़के के लिए शादी का रिश्ता मिल ही जाएगा, लेकिन अब जहां एक लड़की की डिमांड सरकारी नौकरी है, ऐसे में वो अग्निवीर के साथ रिश्ता करने में भी हिचकिचा रहे हैं। हिचकिचाने की वजह यह है कि 4 साल के बाद लड़का उन 25% में से होगा जो आगे जाएंगे या फिर उन 75% में से होगा जो वापस घर आएंगे। इस तरह की चिंताएं हैं अग्निपथ स्कीम से जुड़ी हुई। इसका असर इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जिस प्रदेश के युवा इतने बड़े पैमाने पर सेना पर निर्भर हुआ करते थे, वहां पर लोकसभा चुनाव में इसका कोई हल्ला या फिर असर देखने को नहीं मिला। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें सत्ताधारी बीजेपी जीत गई, लेकिन केंद्र में गठबंधन की सरकार आने से अब युवाओं की ये उम्मीद फिर से जगी है कि अग्निपथ स्कीम में सरकार कुछ बदलाव करेगी। सरकार की सहयोगी जेडीयू पहले ही कह चुकी थी कि अग्निपथ योजना में कुछ खामियां जरूर हैं, इन्हें दूर करना पड़ेगा। हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में इसमें कुछ चेंज भी कर दे। वहीं अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें विभिन्न विभागों में समायोजित करने के लिए प्रदेश सरकार गंभीरता से काम कर रही है। यदि अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना पड़ा तो वो भी करेंगे। इसके लिए अगर एक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है तो उत्तराखंड सरकार विधानसभा में विधेयक भी लाएगी। मुख्यमंत्री ने ये बात बोल तो दी, लेकिन ये आगे कैसे इंप्लीमेंट होगा वही सबसे बड़ी बात रहेगी। एक सवाल तो ये भी है कि अग्निवीर की स्किल और उसकी ट्रेनिंग के हिसाब से उन्हें क्या काम दिया जाएगा। वैसे ही रोजगार देने के मामले में सरकारों की सांसें फूल जाती हैं। पहले इतने युवा हैं जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम कब होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, कितना टाइम लगता है, ये आप भी जानते हैं। खैर, उम्मीद है कि भारत सरकार भी अग्निपथ योजना और अग्निवीरों के भविष्य के बारे में सोचेगी। सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि देश की सेना के लिहाज से भी, देश की सुरक्षा के लिहाज से भी सोचने की जरूरत है। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? अग्निपथ स्कीम और उत्तराखंड के लाखों युवाओं के भविष्य पर इंपैक्ट डाला है या नहीं डाला है? इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि देवभूमि के साथ साथ याद रखिए उत्तराखंड एक वीरों की भूमि भी रही है। यहाँ के सैनिकों का बलिदान भारतीय सेना का गर्व रहा है। इसीलिए आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देखने फॉलो भी जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। नमस्कार।